नाज़रीन आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, कोरोना के इस दौर में जब लोगों ने अपना रोजगार खो दिया, नौकरी गंवा दी, अब अवाम बेतहाशा बढ़ती महंगाई से परेशान है। चाहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात कर लें, हर गुजरते दिन के साथ महंगाई एक नई ऊंचाई छू रही है। और जाहिर सी बात है कि जब पेट्रोल और डीजल के दामों का बढ़ने का असर जो है ये सीधे तौर पर रोजमर्रा की अशिया के दामों पर भी दिखाई देगा। चाहे हम सब्जी की बात कर लें, चाहे दूध की बात कर लें, गैस सिलेंडर, सभी चीजों पर इस महंगाई का असर दिखाई दे रहा है और आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। आम आदमी का गुस्सा भी अब नजर आने लगा है और सबसे अहम कि अपोजिशन पार्टी को हुकूमत को निशाना बनाने का मौका भी मिल ही गया है। सरकार की बढ़ती महंगाई को लेकर अपनी कुछ मजबूरियां हैं, अपने कुछ जवाब हैं और साथ ही अपोजिशन के पास हुकूमत को घेरने का मौसर हथियार भी है। आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे और अपने दोनों खास मेहमानों से जानेंगे कि महंगाई और इसके दो रुख के ताल्लुक से उनका क्या कहना है। नाज़रीन, हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी से। शुभेंदु जी, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका प्रोग्राम में। साथ ही साथ असितनाथ तिवारी जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और शुरुआत हम करना चाहेंगे शुभेंदु शेखर जी, आपसे ही करना चाहेंगे। 2014 तक हम ये कहें कि यही महंगाई डायन थी, लेकिन अब यही महंगाई कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर इतना बोझ बढ़ा चुकी है कि समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। ना, ये जो 2014 तक आप कह रहे थे कि महंगाई डाइन थी हमारे लिए और आज हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, ये ऐसा नहीं था। 70 सालों में जो कांग्रेस ने बोया, जो कर्जा दिया, कर्जा लिया, उसका सबका निपटारा हमने इस पूरे 6-7 साल में किया है। हमने यदि 70 साल में अच्छी सरकारें चलाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। जो आपने पॉइंट कहा, जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करने को कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 2014 में हमारी सरकार बनी तब 2,50,000 करोड़ खाली पेट्रोलियम के ऊपर जो कर्ज ले रखा था कांग्रेस सरकारों ने, जो पैसा बकाया था, मेरे पास वो भी फिगर है कि किस कंट्री को कितना पैसा देना था। 2,50,000 करोड़ रुपए जब हमने लिया तो हमारे पास एक इस तरीके से आया जैसे किसी की घर आप लो और उसका कर्जा आपने ले लिया। पिछले 6 सालों में उसको खत्म किया है हमने और उस पूरे जो कर्जा था उसका 50,000 करोड़ तो हमारा 25,000 करोड़ तो हमारा इंटरेस्ट आता था साल का, वो खत्म किया 6 सालों में जी। दूसरी चीज, जहां तक की बात करेंगे, अभी हमारे साहब की ये पेट्रोलियम में ये कर दिया, वो कर दिया, रेट बढ़ गए। देखिए मेरे पास एक दिन का 2011 में 877 था और 2014 में 1241 रुपए का सिलेंडर था। आज हम तब भी उससे बहुत सस्ता सिलेंडर दे पा रहे हैं आज से 10 साल बाद। मतलब 10 साल पहले जो रेट था 1241 और आज हम उससे भी सस्ता दे रहे हैं। इसलिए जो ये दूसरी चीज, पूरे देश के अंदर जी आज किस माहौल से हम निकले हैं आपको मालूम है। दो बार हमारे देश में महामारी आ चुकी है, हमने उससे लड़ा है, हमने उसमें एक शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, यही तो बात हो रही है कि एक तरफ तो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, दूसरी जानिब हम आम आदमी की जेब पर बढ़ता बोझ भी लगातार उनकी परेशानियों में इजाफा कर रहा है। चलिए, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से तर्जुमान स्पोक्स पर्सन असितनाथ तिवारी जी। असितनाथ जी, एक बार फिर से बढ़ती महंगाई 70 बरस, क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी के अवस्थी जी मेरे बड़े भाई के समान हैं जी, लेकिन मैं हैरान हूं कि दिल को रोऊं कि पीटू जिगर को कि लोटपोट होके हंसूं। आज से 10 साल पहले 1200 से ज्यादा का सिलेंडर किसने खरीदा था? जरा आप अपने चैनल में भी किसी से पूछ के मुझे बता दीजिए तो मैं मान लूं कि 10 साल पहले 1200 से ज्यादा का गैस सिलेंडर आता था। अब इस तरह की कपोल कल्पित बातें एक बड़े चैनल पर बैठ के इस तरह से झूठे तथ्य रखने हो
तो किसी चर्चा का कोई मतलब नहीं है। ये बता रहे हैं कि जो कर्जा ले रखा था, बताए किसका कर्ज इन्होंने हमने ले रखा था, इन्होंने जाके उसको जमा कर दिया, और जब सारा कर्जा चुकता ही कर दिया तब इतनी महंगाई क्यों है इस देश में भाई? इतना महंगा पेट्रोल आप क्यों बेच रहे हैं? आपको जान के हैरानी होगी कि 7 सालों में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी पिछले 7 सालों में 23 रुपया 42 पैसा प्रति लीटर और डीजल पर 28 रुपया 24 पैसा प्रति लीटर बढ़ाया गया है। मतलब 7 सालों में पेट्रोल पर 247% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई और डीजल पर 794%। 75 रुपए का सरसों तेल अब 175 या 200 रुपए में है। ये महंगाई नहीं है, ये लूट है। और अब अवस्थी जी, लेकिन ठीकरा जो है एक बार फिर से कांग्रेस के सर ही फोड़ा जा रहा है सर। अब मैं कह ही रहा हूं ना, ये तो 10 साल पहले 1200 में बता रहे हैं कि सिलेंडर मिला करता था। तो इस तरह से ठीकरा फोड़ना हो तो भाई आसमान बनाने का, धरती बनाने का ठीकरा भी हमारे ऊपर आप फोड़ दीजिए। किसी को याद हो तो आप अपने ऑफिस में जरा पूछिए ना, 10 साल पहले किसी ने 1200 रुपए का। चलिए, ये तो अवस्थी जी ने अपनी बात कही है, उसी के ऊपर हम यहाँ पर बात करें। जी अवस्थी जी, साफ तौर पर महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी का किचन का बजट जो है वो बिगड़ता जा रहा है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। आखिर इस पर ब्रेक कब लगेगा? हाँ हिना, मैं पहले 1 मिनट में मैं इनका जवाब दे दूं। बिल्कुल। 2011 में 877 रुपए, 2012 में 922 रुपए, 2013 में 1021 रुपए, 2014 का फरवरी में 1241 रुपए का प्राइस था, 2015 में 606, 2016 में 584, 2017 में 747 और इस तरीके से बढ़ते हुए अभी 2021 के मिड में 800 समथिंग रुपए है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये सिलेंडर का जो रेट हमने बताया है ये हर डाटा में पड़ा हुआ है, आप गूगल करके भी देख लोगे तो मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है हम लोगों ने, सिलेंडर का तो मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि किसको पैसा देना था, वो भी नोट कर लीजिए। ईरान को 48,000 करोड़ रुपए 2014 में पेंडिंग था हमारा, यूएई में 40,000 करोड़ पेंडिंग था, इंडियन फ्यूल कंपनी का 1,33,000 करोड़ रुपए पेंडिंग था, इंडियन एयरलाइंस का 58,000 करोड़ पेंडिंग था, इंडियन रेलवे का। अवस्थी जी, ये तो तमाम आदाद शुमार है, ये तो वो तमाम नंबर्स है जो कि आप हमारे नाज़रीन तक दे रहे हैं, लेकिन हम एक आम आदमी की जबान में समझना चाहते हैं, ये महंगाई, इस पर ब्रेक कब लगेगा? देखिए, 2 चीजें, ये जो महंगाई आई है इस समय आपको भी मालूम है कि देश के अंदर प्रोडक्शन नहीं हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रियां नहीं चली, हमारा जो जीएसटी का कलेक्शन भी बहुत कम हुआ है सालों में। यदि हम 2 सालों का देखें तो पूरा देश बहुत नीचे आ गया इस पूरे कलेक्शन में। वहीं दूसरी ओर जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो एक दिन में 6-7 किलोमीटर रोड बनाती थी, आज भी हम 90 किलोमीटर रोड पर डे बना रहे हैं। एक तरफ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को रोका नहीं, अपने विकास को नहीं रुकने दिया। असदनाथ जी, विकास रुका नहीं है बल्कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दूसरी एक और चीज, जहां तक इन्होंने कहा पूरे देश को यदि हमें 1 करोड़ 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी फ्री दे रहे हैं तो हम कहीं से तो पैसा लाएंगे, नहीं बचा है, कहां से लाएं? ठीक है, अरे छोड़िए ना, हमने पोलियो ड्रॉप भी हमने फ्री दिया था, कहां महंगाई बढ़ा दी? फिर से उधार आपने अवस्थी जी, आपने एक वैक्सीनेशन क्या किया, लोगों की गर्दन काटने पर उतारू हो गए। हमने हैजा, कॉलरा, मलेरिया तमाम के लिए लोगों को वैक्सीनेट किया, हमने पोलियो को खत्म कर दिया इस देश से। कहां हम किस पेट्रोल की कीमत बढ़ाने गए और कहां रोने गए कि हमने वैक्सीनेट कर दिया इसलिए आओ तुम्हारा खून निकाल लें? नहीं रोने गए ना अवस्थी जी। तो एक वैक्सीनेशन क्या कर दिया, क्या आप गर्दन मरोड़ के निचोड़ लेंगे खून हमारा देश की जनता? तो सुनिए, वैक्सीनेशन पहली बार आपकी सरकार ने नहीं किया है। जब से देश आजाद हुआ है लोगों को वैक्सीन, टीका, दवाइयां सब दी जा रही हैं, कई सारी बीमारियां खत्म की गई है इस देश में। पहली बार कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि इसके लिए आप खून निचोड़ देंगे। दूसरी बात, 2019 में आया। असदनाथ तिवारी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपसे लगातार यही बात होती रही है कि कांग्रेस अभी भी जो भी दिखाई दे रहा है वो सब कांग्रेस का किया धरा है, लेकिन भुगतना तो आम आदमी को पड़ रहा। और महंगाई ऐसी चीज है जिसका सीधा असर एक आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ रहा है। मैं बता रहा हूं, हिना जी सुनिए, कांग्रेस का किया धरा ही है, एम्स कांग्रेस का किया धरा है, और मेरे यहाँ का जो छोटा पीएचसी है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो भी कांग्रेस का किया धरा है। प्राइमरी स्कूल से लेके जेएनयू तक का चेन कांग्रेस का ही किया धरा है। भाजपा का किया धरा क्या है सुन लीजिए,
सेल बेच दो, भेल बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, LIC बेच दो, बैंक बेच दो, सब बेच दो। ये भाजपा का किया जा रहा है। दोनों के किए धरे की तुलना बराबर मत कीजिए आप। और सारा कुछ बेचने के बाद आम जनता की किडनी भी निकाल के बेचने पर उतारी हुई है सरकार। भैया कोई मुझे पता देना, 19 में कोरोना आया ना, 15 में पूरे दुनिया में क्रूड ऑयल सबसे निचले स्तर पर था, भारत में पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा क्यों थी? बता दीजिए 15-16 में। हाँ बता रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल बता रहा हूँ हिना जी। देखो असित जी ने जो बात कही, तिवारी जी ने, वो बिल्कुल डाटाबेस बात नहीं कर रहे हैं। मैं डेटाबेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मेरा आप नहीं कर रहे सर, मैं तो डाटाबेस कर रहा हूँ। एम्स आपने बनाया था। अच्छा ठीक है तिवारी जी, मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरी बात सुन लो जो मैं कहना चाहता हूँ, है ना। जिस समय देश में लिया हम लोगों ने, इतनी ये कह रहे हैं हमने एम्स बना दिया, पूरे भारत में खाली एक एम्स था, आज कम से कम 20 एम्स हो गए। उन्होंने कहा हमने IITs बना दिए, पूरे भारत में 6 IIT थे, आज कम से कम 15 IITs की वर्किंग चल रही है। जो चीजें ये कह रहे हैं, पूरे 70 साल में जो व्यक्ति एक एम्स बना सकता है, जो पार्टी एक एम्स बनाती है, वो हमसे पूछ रही है कि 6 साल में आपने 15 एम्स कैसे बना दिए। ठीक है शुभेंदु जी, आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, सीधे तौर पे एक आम आदमी के तौर पे मैं जानना चाहती हूँ, ये महंगाई कब खत्म होगी? बहुत सारे दूसरे मसले हैं, वो मुंबई खड़े हैं, कुछ ना कुछ तो सरकार की तरफ से होना चाहिए। अब देखिए मैं 2 चीजें कह रहा हूँ, है ना। बहुत सारे जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन थे, जो फैक्ट्रियां थी, जो नहीं चल पा रही थी इस समय पर, उनको सरकार ने बहुत मदद करी है, PM के माध्यम से मदद करी है। उनको छोटे छोटे जो MSME के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जॉब से निकाल दिए गए थे। जब तक ये इंडस्ट्री नहीं चालू होगी, लोगों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, लोगों को जॉब दोबारा नहीं मिलेंगी, लोगों वापस तरीके से नहीं आएंगे, तब तक ये महंगाई नहीं कम होगी। ये सबको मालूम है कि यदि 100 तो इसकी तरफ कदम किसको बढ़ाना है? सियासत में अभी हुक्मरान पार्टी कौन है सर? सुन तो लीजिए हिना जी, सरकार ने इतने बड़े बड़े बजट दिए हैं पिछले, आपने 20 दिन में लगातार देखा है 20-20 लाख करोड़ के बजट खाली। असित नाथ तिवारी जी, बजट दिया गया, सरकार काम कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? और क्या करें हम? क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? हिना जी सुनिए जी अवस्थी जी, कोरोना से पहले हमने जब हम सरकार से गए और आपकी सरकार आई, आर्थिक विकास दर 8.2 थी। आपकी जब सरकार आई तो 2 साल में उसने उसे 4.1 कर दिया। अभी चलिए कोरोना आ गया तो आप 0 से भी नीचे लेके चले गए आर्थिक विकास दर। ये कोरोना के सिर आप छोड़ दीजिए, लेकिन कोरोना से पहले जो 4.1 पर आप लेके आ गए 8.2 पर, देश को जो इतना आपने बर्बाद किया, महंगाई बढ़ेगी तो नहीं क्या होगी, प्रोडक्शन रुकेगा नहीं तो क्या होगा, लोगों के पास पैसे होंगे तब तो कोई कुछ खरीदेगा। तो ये जो कलाकारी आपने दिखाई, इतना बड़ा जो चमत्कार किया देश को बर्बाद करने का, वो कैसे कर दिया सर? 8.2 से 4.1 पर तो आप 2018 में ला चुके थे आर्थिक विकास दर। आप ये बताइए ना कि इतनी बड़ी बर्बादी जो आप लोगों ने की, आज वो जनता भुगत रही है। देखिए वर्ल्ड में ईज ऑफ वर्किंग के नाम पर विश्व की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आ रही हैं, जो 70 सालों तक नहीं ला पाए आप। जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना सकता थे आपने नहीं दिया। एप्पल से लेके और बड़ी मल्टीनेशनल। अच्छा, इसीलिए सरसों तेल 200 रुपए लीटर हो गया। अरे साहब सुनो तो, अब आप सरसों के तेल पे रुके रहोगे तो हम देश का विकास की बात करेंगे। सरसों पे भी आ रहा हूं मैं, सरसों के तेल पे आ रहा हूं, पतंजलि पे जाइए तो 150 रुपए में मिला है। कंपनी आ रही है और हम तो सरसों तेल अवस्थी जी, सरसों के तेल की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि आम आदमी के किचन में भी वो इस्तेमाल होता है। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि पिछले 1 सालों में 40 तेल यूज किए जा रहे हैं। अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी ने कही कि हमारा सरसों का तेल है, जो सरसों का तेल हमारे देश में होता है और हम लोग बड़े आराम से पूरे देश में उसको लेते थे। अभी क्या हुआ, लगभग 40 टाइप के एडिबल ऑयल यूज हो रहे हैं, जिसमें से 32 ऑयल्स बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इस समय पर हमारा जो देश है, सरसों के तेल के ऊपर हमने सालों साल तक सरसों के तेल को यूज किया है। यस, मैं मानता हूं कि आज के देश की टेम्परेरी, क्योंकि सरसों की फसल लास्ट ईयर ठीक नहीं हुई, इसके कारण सरसों का तेल बढ़ गया है। पर मैं ये मानता हूं कि अभी जब ये अक्टूबर में तेल का भाव आएगा तो वापस 85 और 86 रुपए आ जाएगा। जी असित नाथ तिवारी जी, देखिए बहुत अहम बात अवस्थी जी ने यहाँ पर कही है कि अक्टूबर नवंबर में कुछ राहत की खबर हो सकती है। जी ठीक है, अब ये कह रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ हो जाए, लेकिन भाई जून जुलाई ने ऐसा क्या बिगाड़ा था ये बता देते।
इन्होंने कहा कोरोना का पेट्रोल, ये बताइए ना, कोरोना से पहले पेट्रोल की कीमतें इन्होंने, सर पूरी दुनिया में जब क्रूड ऑयल सबसे सस्ता था, आपने सबसे महंगा पेट्रोल क्यों बेचा? आप मुझे बता दीजिए। आपने एयरपोर्ट क्यों दे दिए? बता दीजिए। सेल, बेल, रेल, LIC, बैंक, तमाम चीजें क्यों बेच दी? और कब आप भारत किसी और देश बेचने जा रहे हैं, ये भी बता दीजिए, सुन ले हैं। अच्छा ठीक है तिवारी जी, देखो यहाँ इमोशनल चीजों से बात होगा नहीं। यदि चैनल पे डिस्कशन चल रहा है तो चैनल पे पॉइंट टू पॉइंट बात करनी पड़ेगी। मैं पहले ही बता रहा हूं कि आपने और हिना ने भी सुना होगा कि जितने भी रेल के बजट आते थे सब लॉस में आते थे। हर साल कुछ ना कुछ लॉस बढ़ जाता था, हमने वो भी खत्म किया। सर आप ऐसी बात करें, लालू प्रसाद यादव जी मैं आ रहा हूं आपकी बात। हमने पुराने जितने रेलवे के, ये दिक्कत है अवस्थी जी, लालू प्रसाद ने रेलवे से मुनाफा कमा कर इस देश को दिया था, कैसी बात कर रहे हैं? मैं बता तो रहा हूँ, लालू यादव की बात मत करिए, वो 1 साल रहा। क्यों नहीं बात करूं भाई, बता रहा हूँ आपकी बात करूं। आपने आज भी देश से खा लिया, आपकी बात करूं, जिसने मुनाफा दिया उसकी बात ना करूं। अरे तिवारी जी, हाँ मैं कहता रहा हूँ 70 सालों में 1 साल, 70 सालों में 1 साल आपने रेलवे से मुनाफा किया। 69 ईयर्स आपने लॉस किया, उस लॉस को भी खत्म किया। आपको मैं दूसरी चीज बता सकता हूं कि पूरे देश में एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट बनती नहीं थी। सोल्जर्स के पास वहां लोग मरते रहते थे, वो नहीं थी। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है अस्पतालों में, और खासकर अभी जो अगला 3 महीना है, हम पूरे देश को स्वस्थ रखना चाहते हैं, इसलिए वैक्सीनेशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 1-2 महीने 3 महीने में हमारे थोड़े खर्चे बढ़ जाएं, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आने वाला समय बहुत अच्छा है। आत्मनिर्भर भारत है और अक्टूबर तक हम इस जो महामारी है इससे कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर से भारत आगे बढ़ेगा और भारत जब आगे बढ़ेगा। अवस्थी जी, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि आने वाले जो कुछ महीने हैं वो बहुत अच्छे होंगे। असित तिवारी जी, आपकी बात भी जानना चाहेंगे। हिना जी रुकिए, बिल्कुल। नहीं हिना जी रुक जाइए। हाँ बोलिए तिवारी। अवस्थी सर, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। देखिए आप फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान मत लीजिए, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी सर। कानपुर में बुलेट प्रूफ जैकेट बनती थी, आपको मैं बता दे रहा हूं। अब फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़िएगा तो गलत तथ्य आप रखिएगा। और बहुत पहले से कानपुर में सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण होता रहा है। हाँ तिवारी जी, तो इस तरह से मत कहिए सर। जो फैक्ट है उसको रखिए। मैं जानता हूं कि भाजपा में रहने की पहली शर्त है झूठ बोलना, लेकिन सर कम तो बोला जा सकता है ना। नहीं तिवारी जी, कानपुर में जो जैकेट बन रही थी कंटोनमेंट एरिया में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, वो जो 34 टाइप्स की बुलेट्स होती थी, उसमें से खाली 3 टाइप की बुलेट को वो रोक सकती थी। आपको मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि मैं इंजीनियर हूं, पढ़ के आता हूं किसी टॉपिक पे बोलने के लिए। आज जो जैकेट दी जा रही है सोल्जर्स को, वो जितनी 38 टाइप की बंदूकें होती हैं, जो गोलियां होती है, सबको रोक सकती है। आप चर्चा के ऊपर जाइए, मैं खुद कानपुर का रहने वाला हूं, इसलिए ये जानकारी भी है जी। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात भी यहाँ पर सुन ली गई। असित जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, कांग्रेस के लिए जो ये मौका है, कांग्रेस क्यों नहीं आम आदमी के लिए अब सामने आ रही है? जिस तरह से हम देखते थे कि पहले जब महंगाई बढ़ती थी तो सिलेंडर सड़कों पर नजर आते थे, अभी क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है? कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है और पूरे देश में महंगाई के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। तब और अब में फर्क क्या है हिना जी, समझ लीजिए। तब सरकार सुनती थी, विपक्ष की बात सुनती थी, उसे महत्व दिया जाता था, देश की जनता की आवाज को महत्व दिया जाता था। अब की सरकार, कोई आम नागरिक रोड पर जरा सिलेंडर लेके खड़ा हो जाए कि महंगा है, देखिए उस पर देशद्रोह की धारा लगा के जेल भेज दिया जाएगा। तब और अब की सरकार में ये फर्क है। तब आम आदमी कहता था महंगाई है, हम उसको सुनते थे, महत्व देते थे। अब कोई आम आदमी कहते महंगी है तो देशद्रोह की धारा में जेल भेजा जाएगा। अवस्थी जी देखिए, बहुत अहम बात इन्होंने कही है कि अब कह नहीं सकते हैं, पहले कह सकते थे। ये भूल गए कि इनकी ही पार्टी की चीफ इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई थी और अटल बिहारी वाजपेयी से लेके डॉक्टर प्रकाश अवस्थी तक को जेल में डाल दिया था। यहाँ पे आप ये बात सुनिए, 1975 में आपके मन से कहा गया था कि सरकार के खिलाफ बगावत करे, तो मैं नहीं बोल रहा था। अरे आप 1975 की बात भूल गए क्या? ये इस समय किसी को भी अपील की गई थी सेना से कि सेना सरकार से बगावत कर दे दिल्ली के रामलीला मैदान में, आप ये क्यों भूल गए?
अरे आप ऐसे काम करोगे तो सेना बगावत करेगी। इमरजेंसी के असली गुनहगार आप लोग हैं। राहुल गांधी जी को बोलिए और प्रियंका गांधी जी को बोलिए कि वो थोड़ा सा जो इधर उधर ज्यादा रेस्ट कर रहे हैं, पार्टी को प्रॉपरली लीड करें, आपके घर को ठीक करो। कहीं पंजाब में लड़ाई हो रही है, सुनो तो पूछ गए भाई, उस फर्जी डिग्री वाले से कहिए ना वो कुछ ढंग से सोच पाए। राहुल जी तक आप मत पहुंचिए, आप अपने फर्जी डिग्री वाले को कहिए कि कुछ यहाँ अकल इस्तेमाल करे अगर हो तो। राहुल तक कहाँ पहुंच गए राहुल गांधी तक? हम यहाँ सीधे सीधे बात कर रहे हैं आम आदमी की। यहाँ पर कोई भी किसी तरह का पर्सनल अटैक नहीं होगा। आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है, इसको रोकना सबसे जरूरी है। महंगाई की मार। अब बस मैं जवाब देता हूँ जी अवश्य। इस समय पर राष्ट्रीय जो भारतीय जनता पार्टी है और उसकी जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, उसका सबसे पहला और प्रमुख उद्देश्य ये है कि इस समय पर पूरे लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए। तो हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हम लोग व्यय कर रहे हैं। तो प्रोग्राम दो रुख में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अपने दोनों खास मेहमानों का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ असित नाथ तिवारी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम दो रुख आज इख्तिताम पजीर होता है। आदाब।